हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं बता दें कि आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि आप सबका एसएससी जो आपका दिल्ली पुलिस था उसका आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो जिस भाई का भी लगभग 65 प्लस जा रहा है स्कोर, वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो और क्योंकि अब बहुत जल्द ही मतलब इसका फिजिकल भी कराने के मूड में है सरकार। ठीक है, तो आप लोग अपना फिजिकल देख के कहीं भी हो, मतलब कैसे भी एडजस्ट करके आप अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ अपना एसएससी जीडी के मतलब तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि प्योंगोंग झील और सिमोरिरी झील कहाँ स्थित है। प्योंगोंग झील और सिमोरिरी झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन बी दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तराखंड। तो किसकी बात कर रहा है? प्योंगोंग झील काफ़ी चर्चा में रहा भारत और चीन के विवाद में। कौन सा झील? प्योंगोंग झील और सिमोरिरी झील पूछ रहा है कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे प्योंगोंग झील और सिमोरिरी झील जो है आपके कैसे झील है, या खारे पानी की झील है या फिर मीठे पानी की झील है, तो हम बात करें किसकी? प्योंगयांग झील की और सिमोरिरी झील की। तो ये कैसे झील है? तो ये दोनों जो है आपके खारे पानी की झील है। कैसे झील है? खारे पानी के झील है। ठीक है, खारे पानी के झील है। खारे पानी के झील कौन है? प्योंगयांग झील और सिमोरिरी झील कहाँ पर स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है। अगर हम बात करें और जैसे विश्व की झीलों की बात करें तो पूछ लेता है कभी कभी विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची झील जिसकी बात कर रहे हैं, विश्व की ना, विश्व की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची झील अगर बात करें तो कौन सी है? ये है आपकी 300 सिकोरू। कहाँ पर है? ये आपके तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। 300 सिकोरू झील जो आपके तिब्बत में है वह विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और विश्व की सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? तो आपके मृत सागर है। सबसे नीचे की बात करें, ये गहरी नहीं है, सबसे नीचे मतलब समुद्र तल से के पीछे है। सबसे नीचे झील कौन सी है? तो आपकी मृत सागर है। मृत सागर ये कहाँ पर है? तो आपके जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। कहाँ पर है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। अगर हम यही बात करें विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य झील मतलब जहाँ पर नावें चल सकती हैं। ठीक है, नौकागम्य झील की बात करें तो कौन सी झील है? आपको टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है। हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की झीलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील पूछे तो 300 सिकोरू झील जो कि आपके तिब्बत में है। सबसे नीचे स्थित झील, विश्व की सबसे नीचे स्थित झील की बात करें तो आपके मृत सागर जो आपका कहाँ पर है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। और यहाँ बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील तो आपकी टिटिकाका झील है। ये कहाँ पर है? आपके बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। बोलिविया है। ठीक, कहाँ पे है? बोलिविया प्लस पेरू की सीमा पर। ये दोनों देश कहाँ स्थित हैं? तो आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं, जहाँ पर आपके कौन कौन से देश? बोलिविया और पेरू, इन्हीं की सीमा पर कौन सा झील है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील यानी टिटिकाका झील स्थित है। ठीक है, और अगर पूछे विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें, विश्व की सबसे गहरी हो तो थी आपसे सबसे नीचे झील, गहरी झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो ये आपकी बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील जो आपके विश्व की सबसे गहरी झील है। ये कहाँ पर है? ये आपके रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी हम इसके पहले स्टेट में बताया था क्या कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं। भाषा कुल कितने थे? 6 थे। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य अगर पूछे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
बात कर लेते हैं कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य के, मतलब किस राज्य के लिए प्रमुख हैं। ठीक, पहले हम बात करें तो एक है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये किस राज्य का प्रमुख, मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो किसको समर्पित है? तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है यह मंदिरों को समर्पित है। अब पूछ लेता है कभी कभी इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था, यानी भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे क्या था, तो इसका पुराना नाम था आपका सादिर। क्या था पुराना नाम? पुराना नाम था इसका सादिर। ठीक, तो एक हो गया आपका भरतनाट्यम। दूसरे की बात करें तो एक है आपका मोहिनी अट्टम। कहाँ का है? ये है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? ये आपके केरल का है। किस राज्य का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। जो विशेषता अगर बात करें किसके लिए है, मतलब किसके द्वारा किया था? तो महिलाओं द्वारा किया था। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। एक हो गया मोहिनी अट्टम, केरल का हो गया। केरल का ही एक और है, केरल का एक और कौन सा है? कथकली। कथकली ये भी कहाँ का है? ये भी आपके केरल का ही है। कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम तो हो गया महिलाओं द्वारा, और ये होता है आपका पुरुषों द्वारा। विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो कौन से एक है आपका ओडिसी। ये कहाँ का है? ये आपके उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, इसके बाद एक है आपका मणिपुरी। मणिपुरी ये कहाँ का है? आपका मणिपुर का है। मणिपुर का है। फिर आ जाता है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। ठीक, एक है आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? ये आपके असम का है। कितने हो गया? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, टोटल आपके 7 हैं। ये कौन सा? एक है आपका कथक। कथक कहाँ का है? इसे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। ठीक, तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हुए? टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम केरल का महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथकली केरल का पुरुषों द्वारा किया जाता है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो आपके कथक है। ठीक, तो ऑप्शन भी हमारा जो सही क्या हो जाता है कि 8 जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। भाषा पूछे कितने हैं? शास्त्रीय भाषा पूछे कितने हैं? शास्त्रीय भाषा आपके 6 हैं, और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो आपके शास्त्रीय नृत्य आपके टोटल 8 हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन दिया आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया आपका रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी दिया आपका आराम शाह। ऑप्शन डी क्या दिया है? आराम शाह। ठीक, तो किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अगर पूछे किसने कराया तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। किसका था? गुलाम वंश का मतलब किस गुलाम वंश की स्थापना अगर पूछे किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक, अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1206 से लेकर 1210 तक। 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, इसने क्या बनवाया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसके सिवा और पूछे और क्या बनवाया? तो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अगर पूछे किसने बनवाया तो बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के। कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन्होंने किसका? कुतुब मीनार का भी, मतलब कुतुब मीनार को भी प्रारंभ किया था। बनवाना प्रारंभ किसने किया था? उसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। किसका? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके याद में? बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी कौन थे? बख्तियार काकी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? बख्तियार काकी का शिष्य था। ठीक, तो किसकी याद में बनवाना शुरू किया था? इन्होंने बनवाना शुरू किया था बख्तियार काकी के।
बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की मतलब नींव रखी, यानी उसे प्रारंभ किया था। अगर पूछे कुतुब मीनार जो है उसकी हाइट कितनी है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपके 72.5 मीटर ऊंची मीनार है, जो आपके क्या नाम है, कुतुब मीनार। कहाँ पर है, ये आपके दिल्ली में है। ठीक है, इसे 1999 में, कब, 1999 से यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। किस में शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में। कब शामिल किया गया, 1999 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल हो गया। ठीक है, अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसका मतलब नींव रखी थी, यानी इसका बनवाना मतलब इसे प्रारंभ किया था, बनवाना प्रारंभ किया था। लेकिन अगर पूछे इसको पूर्ण किसने करा, यानी पूरा इसका इसे पूरी तरह किसने बनवाया, तो बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था, पूर्ण कराया। ठीक, पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। ठीक है, अगर हम पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, 1210 में इसकी मृत्यु हुई। उस मतलब कैसे हुई थी, तो यह पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है, मकबरा की बात करें तो मकबरा कहाँ पर है, ये आपके लाहौर में है। मकबरा कहाँ पर है, मकबरा इसका लाहौर में स्थित है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, ये आपके लाहौर में स्थित है। ठीक, अगर पूछे इसका मकबरा किसने बनवाया था, इसका मकबरा भी किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, यानी जो जिसका एक गुलाम था वो किसी और का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, अगर बात है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था, तो यह था आराम शाह। कौन था, आराम शाह, जो अगर पूछे मतलब अल्पकाल के लिए यह शासक बना था। कितने माह तक शासन किया इसने टोटल 8 माह तक, सिर्फ 8 माह तक शासन किया। इसे इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसने आराम शाह को एक युद्ध का क्या नाम है, जूड के युद्ध में इसने हरा दिया, हराकर अपना खुद गद्दी पर बैठ गया। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, ये जूड का युद्ध कब हुआ था, 1211 में जूड का युद्ध हुआ था। जूड के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने हराकर खुद अपने 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, पुनः कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है। ऑप्शन दिया आपका 1 बार, ऑप्शन बी दिया आपका 2 बार, ऑप्शन सी दिया 3 बार, और ऑप्शन डी दिया है कितनी बार। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है आपके पुनः चुनाव के लिए अगर बात करें कितनी बार मतलब चुनाव के लिए पात्र होता है कितनी बार, तो कितनी भी बार मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है। ठीक, तो अभी तक हालांकि हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये एक ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक, कितनी बार, 2 बार। उनके सिवा और कोई भी मतलब ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो अपना 2 कार्यकाल पूरा किया हो। ठीक, यानी ऑप्शन मतलब 2 बार राष्ट्रपति बना हो। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है कि कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में ऐसा प्रावधान है, मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भारत में 1 ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं कि 2 ही बार बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मतलब सबके सहमति से अगर आप चाहते हैं तो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, हालांकि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन दिया आपका वुलर झील, ऑप्शन बी दिया आपको चिल्का झील, ऑप्शन सी दिया डल झील, और ऑप्शन डी दिया नागिन झील। तो भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील। जहाँ अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी, खारे पानी की झील। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील है। कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, डल झील कहाँ पर है, और नागिन झील की बात करें तो ये दोनों भी आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की, तो आपके वुलर झील है, वो भी कहाँ पर है, वो भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की और मतलब झीलों की बात करें तो एक है आपका वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, नागिन झील हो गया। ठीक है, एक है आपका बेरी नाग झील हो गया, बेरी नाग
झील हो गया, ये सब कहाँ है, सब आपके जम्मू कश्मीर में है। इसी की बात करते हैं अनंतनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया। अनंतनाग झील कहाँ पर है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक है आपका कैसर नाग झील, कैसर नाग झील। ठीक, मानस बल झील, मानस बल झील, गंगा बल झील, गंगा बल झील। ठीक है, लगभग सब झील या फिर नाग से रिलेटेड है या फिर बल से झील रिलेटेड है, जैसे बुलर झील, डल झील, नागिन झील, बेरी नाग झील, अनंतनाग झील, केसर नाग झील, मानस बल झील या गंगा बल झील, ये सब आपके कहाँ पर है, सब के सब आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है, डैश कहलाता है, मतलब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन है दिया तृतीय वेद, ऑप्शन बी दिया आपका पंचम वेद, ऑप्शन सी दिया आपका चतुर्थ वेद और ऑप्शन डी दिया आपका द्वितीय वेद। तो अगर हम बात करें भारत में वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है, वेदों की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जो आपकी शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे पंचम वेद के नाम से भी, यानी 5वां वेद भी किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। किसके, नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को किस वेद के नाम से जाता है, 5वें वेद के। पहले 4 वेद थे, मतलब बताया किसने गया कि कितने वेद हैं, आपके टोटल 4 वेद हैं। 5वां वेद का मतलब किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। पहले हम 4 वेदों की बात करें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये आपके टोटल आपके 4 वेद थे, लेकिन 5वां वेद किसे कहा गया है, नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा गया है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे, अभी पीछे हम बात किए हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं टोटल, शास्त्रीय नृत्य टोटल आपके 8 हैं। सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपके भरतनाट्यम है सबसे पुराना। अगर बात करें सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपके भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है, आपके तमिलनाडु का है। ठीक है, और सबसे नया, सबसे नया अगर पूछे कौन सा है, तो ये आपका सत्रिया है। क्या है, सत्रिया जो है आपके सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछे सत्रिया के फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके जाना जाता है श्रीमद शंकर देव को। किसे जाना जाता है, फाउंडर, इसके फाउंडर किसे कहा जाता है, श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव को इसे फाउंडर कहा जाता है। सत्रिया के फाउंडर पूछे किस कहा जाता है, श्रीमद शंकर देव को कहा जाता है। और सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया गया, मतलब कब शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया, सन 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। इसलिए पूछा जाता है सबसे नया अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपके सत्रिया है। सबसे प्राचीन अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ क्या पूछ रहा है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश, जिसे क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद एवं गुलाम था। गुलाम एवं दामाद पूछे कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इल्तुतमिश था। अगर पूछे इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1211 से 1236 तक मतलब शासन किया था। 1211 से 1236 तक किसने, इल्तुतमिश ने शासन किया था। यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश जो है आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं तो ये 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने शासन किया। यह पहले कहाँ के, यह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का क्या था, गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इसे अगर पूछे दिल्ली किसने बुलाया, अगर पूछे इल्तुतमिश को दिल्ली किसने बुलाया था, इसे दिल्ली बुलाया था अली इस्माइल। अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया था। कौन, अली इस्माइल। अली इस्माइल ने कहाँ बुलाया, इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया था। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया था और सुल्तान की उपाधि दी थी इन्होंने। किसकी उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान की उपाधि भी दी थी, सुल्तान की उपाधि दी। ठीक, दिल्ली बुलाया और सुल्तान की उपाधि दी।
अगर पूछे इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या है, इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे आपके ईलम खां। कौन थे? ईलम खां जो थे इसके पिता थे। ठीक है, इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया। राजधानी इल्तुतमिश ने राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने कहाँ पर? आगरा में न्याय का जंजीर लगवाया था। आगरा में, कहाँ पर? आगरा में इन्होंने न्याय का जंजीर लगवाया था। जंजीर बनवाया या लगवाया था। कहाँ पर? आगरा में इन्होंने क्या किया था? न्याय का जंजीर लगवाया था। इन्होंने 2 मतलब सिक्के भी चलाए थे। कौन कौन से? एक था जीतल और टका। जीतल और टका नामक के 2 इन्होंने मुद्रा चलाए। जीतल और टका। जीतल और जीतल और टंका नामक 2 इन्होंने मुद्राएं चलाएं। जीतल अगर पूछे किस धातु की थी? जीतल थी आपकी तांबे की। जीतल तांबे की थी और टका जो थी आपकी ये चांदी की थी। टका जो थी आपकी किस धातु की थी? आपकी चांदी की थी। ये दो या क्या थी? ये किसने? इल्तुतमिश ने ये 2 मुद्राएं चलाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का प्रथम विधि आधिकारिक कानून सलाहकार होता है। किस मतलब इसे महान्यायवादी का पद जो है आपको किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी दिया आपको अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 76। ठीक है, तो किसकी बात करें? महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल की। ये कौन होता है? यह भारत केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। ठीक, तो इसे किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पीछे महान्यायवादी की मतलब को शपथ किसने मतलब को शपथ या इसे किसने कौन दिलाता है? तो आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी की बात करते हैं किसका? यह संसद का सदस्य नहीं होता है। किसका? संसद का सदस्य कौन नहीं होता है? महान्यायवादी जो आपके संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन चुनाव नहीं कर सकता है। कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन चुनाव नहीं कर सकता है। ठीक है, और यह किसके प्रसाद प्रश्न अगर पूछे महान्यायवादी जो आपके किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है? तो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यह कार्य करता है। ठीक है, प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कौन कार्य करता है? महान्यायवादी कार्य करता है। ठीक है, कौन? महान्यायवादी कार्य करता है। इसलिए यह मतलब खुद मतलब निजी मुकदमा भी लड़ सकता है। यह सबसे मतलब इसका कार्य होता है कि सरकार यानी केंद्र सरकार के जो मुकदमे हैं उन्हें मतलब लड़ने के लिए मतलब विधि कानून का सलाहकार होता है। और यह किसी भी संसद में यह मुकदमा मतलब सरकार की तरफ से किसी भी संसद में मुकदमा लड़ सकता है। किसी भी संसद में इसलिए लड़ सकता है क्योंकि इसकी जो योग्यता होती है वो किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर महान्यायवादी की जो है आपकी योग्यताएं होती हैं। ठीक है, और इसका वेतन जो है आपको अगर पूछे कहाँ संचित निधि से मतलब जो आपके और सब जो आपके मंत्रालय जो है आपके सब में आपके सबको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। लेकिन अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो इसका वेतन जो आपके संचित निधि से न देकर कहाँ से दिया जाता है? पीएम कोष से दिया जाता है। कहाँ से? प्रधानमंत्री कोष से महान्यायवादी को वेतन मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि महान्यायवादी को वेतन कहाँ से मिलता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संचित निधि न होकर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कोष यानी पीएम कोष से इसे दिया जाता है। ठीक है, और इसकी योग्यता किसके बराबर होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसकी योग्यता होती है। अगर पूछे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है? तो ये आपके आर वेंकट रमणी जी हैं। आर वेंकट रमणी जी क्या हैं? वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन मीठे पानी की झील है? ऑप्शन दिया आपको राजसमंद झील, ऑप्शन बी दिया सांभर झील, ऑप्शन डी दिया ऑप्शन सी दिया आपको डिडवाना झील और ऑप्शन डी दिया कुचामन झील। तो अगर पूछे सब मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अगर हम ये झीलों की बात करें तो 4 के चारों झील जो हैं आपके राजस्थान के दिए गए हैं। कहाँ के? राजस्थान के। हम राजस्थान के झीलों के बारे में बात करें, राजस्थान के झीलों में के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की भी झील पाई जाती है, खारे पानी की और मीठे पानी की भी झील पाई जाती है।
तो अगर पूछे मीठे पानी की झील पूछा है तो मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं? मीठे पानी की झील की हम बात करें, देखोगे आपका जयसमंद झील, जयसमंद झील, एक है आपका फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, एक है आपका अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील, पिछोला झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, ठीक है। एक है आपका नक्की झील, नक्की झील, ये सब क्या है? सब आपके मीठे पानी की झील है। अगर हम यहाँ पर खारे पानी की झील की बात करें तो एक है आपका ताल छापर झील, ताल छापर झील, ताल छापर झील, एक है आपका फलौदी झील, फलौदी, फलौदी झील है। और सांभर झील है, क्या है? सांभर झील है, सांभर, सांभर झील हो गया। डिडवाना झील हो गया, डिडवाना झील हो गया। और कौन सा हो गया? कुचामन झील हो गया, कुचामन झील। ये सब आपके खारे पानी की झील हैं। इधर बात करें जयसमंद, फतेह सागर, अन्ना सागर, पिछौला, पुष्कर और नक्की झील सब आपके मीठे पानी की झील है। और पूछे इसमें कौन सा मीठे पानी की झील है, तो भी राजसमंद झील जो है आपके मीठे पानी के झील हैं। सांभर झील, डिडवाना झील, कुचामन झील, ये सब आपके खारे पानी की झील हैं। कैसे हैं? खारे पानी के झील हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है मीठा पानी का झील पूछा था तो आपका राजसमंद झील हो जाएगा। ये टोटल जो आपके इस स्लाइड पे आपके झीलें दिख रहे हैं सब के सब आपके किस राज्य के झीलें हैं? सब के सब आपके राजस्थान के झील है। कहाँ पर? राजस्थान के झील हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए दिया आपका तबला, ऑप्शन बी दिया सितार, ऑप्शन सी दिया बांसुरी और ऑप्शन डी दिया आपका शहनाई। तो पंडित रविशंकर का संबंध पूछा, पंडित रविशंकर का संबंध अगर पूछा किस मतलब वाद्य यंत्र से हैं या कि कौन सा वाद्य बजाते थे, तो इनका संबंध अगर पूछे किससे है तो इनका संबंध आपके सितार से। यानी कौन थे? सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। इनकी एक पुस्तक है माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये किसकी पुस्तक है? पंडित रविशंकर की पुस्तक है। यह सितार वादक थे, ठीक है। अगर पूछे इन्हें भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न, भारत रत्न भी ये पा चुके हैं। कब मिला इन्हें? 1999 इन्हें भारत रत्न मिला था। अब पूछे पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इन्हें पद्म विभूषण की बात करें 1981 में मिला था। और पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण 1967 में मिला। कब मिला? 1967 में इन्हें पद्म भूषण मिला। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार 1999 में मिला। भारत पद्म विभूषण की बात करें, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? 1981 में। और भारत का तीसरा बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है आपका कौन सा है? पद्म भूषण है, जो कि आपको कब दिया गया? 1967 में दिया गया, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें सितार से और संबंधित प्रमुख नामे की बात करें, कौन कौन मतलब इनसे संबंध रखते हैं सितार से, देखें आपके उमा शंकर मिश्र। कौन है? उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र भी क्या बजाते हैं? भी आपके सितार बजाते हैं, ठीक है। एक है आपके बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, क्या है? विलायत खां, विलायत खां, विलायत खां, बंदे हसन, बंदे हसन। फिर इसके बाद आपके शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज। एक है आपके राजीव जनार्दन। कौन है? राजीव जनार्दन। ये सबका संबंध किससे है? सबका संबंध आपके सितार से, यानी सब के सब आपके सितार वादक है। कौन कौन है? पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। सबका संबंध किससे? सितार से है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है। पहले तो इसका कार्यकाल वहीं पीछे बताया कर रहे हैं, कहाँ कब से कब था, 1211 से लेकर 1236 तक। ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक जो था आपका इल्तुतमिश का कार्यकाल था। अगर पूछे इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका मकबरा है आपके दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। अगर पूछे इसे कब बनवाया, तो इन्होंने इसे 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था, मतलब अपने जीते जी अपना मकबरा बना गया था। ठीक, कब, 1235 में इन्होंने खुद अपना मकबरा कहाँ पर, दिल्ली में बनवाया था। और 1236 में इसकी मृत्यु, इसके पता था, मतलब 1 साल बाद हम जाने वाले हैं, इसलिए अपना मकबरा बनवाए चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना मकबरा कब बनवाया, 1235 में बनवाया, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1236 में हुई थी। ठीक है, और इल्तुतमिश को जो है आपके मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कि इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब एक मकबरा और बनवाया था, किसको, नसरुद्दीन महमूद की याद में। कौन था नसरुद्दीन महमूद, कौन था, इनका पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था, नसरुद्दीन महमूद। इसी की याद में इन्होंने मकबरा बनवाया था। मकबरे का क्या नाम है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये किसकी याद में बनाया था, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के। नसीरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और यह भारत का पहला मकबरा है, भारत का पहला मकबरा, मतलब भारत में बना पहला मकबरा कौन सा है, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, जो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्या नाम था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है दिया आपका मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन भी दिया आपका प्रधानमंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन से दिया मंत्रिमंडल के द्वारा, और ऑप्शन ने दिया सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो पूछा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। किसके अधीनस्थ, जो इनके अधीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, या फिर खुद कर लेते हैं, या फिर अपने अधीन जो उनके पास के अधिकारी, मतलब करीबी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह करते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है। ऑप्शन दिया गोविंद वल्लभ पंत झील, ऑप्शन बी दिया आपका कुंवर झील, ऑप्शन सी दिया आपका चोलामू झील, और ऑप्शन डी दिया नल सरोवर झील। अगर हम पूछे नल सरोवर झील कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। चोलामू झील की बात करें कहाँ पर है, तो आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में आपके चोलामू झील है। और कुंवर झील की बात करें, कुंवर झील कहाँ पर है, आपके बिहार में है। बिहार में कौन सा झील है, कुंवर झील है। और गोविंद वल्लभ पंत झील की बात करते हैं आपके सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत झील। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपके गोविंद वल्लभ पंत झील ही जो आपके भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम, और ऑप्शन डी दिया आपका गोवा। तो महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आपके तेलंगाना में स्थित। कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। गोवा में बात करें तो यहाँ पे भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, आपके गोवा में स्थित है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका कब बनी? रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका कब बनी? ऑप्शन दिया आपका 1210, ऑप्शन बी दिया 1230, ऑप्शन सी दिया 1236 और ऑप्शन डी दिया 1240। तो रजिया सुल्तान की बात करें, राजा सुल्तान अगर पूछे इसके पहले कौन थे तो इसके पहले तब इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 तक थे। 1236 में ये कौन बनी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका बनी थी। कब? 1236। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, इसके पिता एक किसकी पुत्री थी? तो आपके इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, यानी पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। ठीक है, और रजिया सुल्तान की बात करते हैं तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। इसके तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका अगर पूछे कौन थी तो थी आपकी रजिया सुल्तान। कब यह गद्दी पर बैठी? 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। अगर पूछे इसके खिलाफ विद्रोह किसने किया था? रजिया सुल्तान के खिलाफ, इसके खिलाफ विद्रोह किसने किया? तो किया था अल्तुनिया ने। किसने किया? अल्तुनिया ने। इसके खिलाफ विद्रोह किसने किया था? अल्तुनिया ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक, अल्तुनिया कौन था? तो ये भटिंडा यानी पंजाब का शासक था। भटिंडा कहाँ था पहले? भटिंडा आपके पंजाब में था। ठीक है, यानी भटिंडा का शासक था। कौन? अल्तुनिया, जो आपके भटिंडा का शासक था। और इसने क्या किया? इसने मतलब विद्रोह किया और रजिया सुल्तान को हरा दिया। ठीक है, और इनके साथ थे एक याकूत खान। कौन थे? याकूत खां। और याकूत खां की हत्या कर दी। याकूत खां की हत्या किसने कर दिया? अल्तुनिया ने कर दिया। किसने किया? याकूत खां की हत्या अल्तुनिया ने कर दिया, यानी याकूत खां को इन्होंने मार डाला। ठीक है, अगर पूछे याकूत खां कौन थे तो याकूत खां थे आपके रजिया का अमीर आखुर था। याकूत खां जो था रजिया का क्या था? अमीर ये आखुर। जो मतलब इसका कार्य क्या था? ये रजिया सुल्तान को उठाकर मतलब घोड़े पर बैठाता था। एक तरह से बोले तो रजिया सुल्तान और जो आपके याकूत खां थे ये दोनों प्रेमी थे। ठीक है, तो ये अल्तुनिया को देखा नहीं गया, इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया और जिसमें आपके रजिया सुल्तान हारी और इसने याकूत खां को मार डाला। ठीक है, और इसके बाद क्या किया? इसके बाद अल्तुनिया ने खुद रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया। ठीक, किसने? अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से खुद अपना विवाह कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा था रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका कब बनी थी? तो 1236 में बनी थी। ठीक है, फाइनल रूप से क्या हुआ? अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया और बाद में इन दोनों को अगर पूछे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को किसने हराया था? तो बहराम शाह ने हराया था। कौन हराया? बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को दोनों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया विटामिन ए और ऑप्शन डी दिया विटामिन B2। तो अगर पूछे राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है तो विटामिन B2 है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम अगर पूछे क्या है तो आपका एस्पार्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका रेटिनॉल। ठीक, रेटिनॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जाट जटिन निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका असम। तो जाट जटिन की बात करें, जाट जटिन अगर पूछे किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है तो आपके बिहार का लोक नृत्य। कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? जाट जटिन, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे बिहार के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं और प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, देखिएगा आपका पावरिया लोक नृत्य कहाँ का है? अभी आपके गुजरात का ही। एक है आपका बिहार का है, एक है आपका विदेशिया। कौन सा है? विदेशिया। कजरी हो गया, छऊ हो गया, कजरी, छऊ, कर्मा, ये सब आपके कहाँ के? ये सब आपके बिहार के हैं। ठीक है, कर्मा हो गया। और बात करें तो हो गया आपका धोबिया नृत्य कहाँ का है? ये भी आपके बिहार का ही है। ठीक है, एक है आपका जोगिया नृत्य हो गया। ठीक है, झिझिया नृत्य हो गया, झरनी नृत्य हो गया, पाइका नृत्य हो गया और कौन सा है आपका? झूमरी नृत्य कहाँ का? ये भी आपके बिहार का है। कौन कौन से? जाट जटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ,
कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका और झुमरी। ठीक, ये सब कहाँ के, सब आपके बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका 23 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया 25 अप्रैल और ऑप्शन डी दिया 26 अप्रैल। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात कर रहा है किसकी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया था, मनाया था आपके 24 अप्रैल को। कब मनाया था, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया था विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया था, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल की बात करते हैं, हम मनाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल की बात करें तो यहाँ मनाया था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं आपके 26 अप्रैल को। 23 अप्रैल की बात करें विश्व पुस्तक दिवस, 24 अप्रैल की बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल के विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है। वित्तीय सेवाएं का हिस्सा है, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन का हिस्सा है, यह आर्थिक मामले का हिस्सा है या राजस्व का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, यह आर्थिक मामले का हिस्सा है। ठीक, किसका, आर्थिक मामले का, यानी भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले के विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। ऑप्शन दिया कंपोस्ट, ऑप्शन बी दिया टायर, ऑप्शन सी दिया कांच और ऑप्शन डी दिया प्लास्टिक। तो निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का पूछे अगर जैव अपघटनीय रूप है तो ये आपका प्लास्टिक है। कौन सा है, जैव अपघटनीय रूप कौन सा है आपका, प्लास्टिक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।